नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं हिंदी जीएस और उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चनों का संग्रह। और सभी लोग मेरे जो भी नए दोस्त और पुराने हैं, क्लास को देखने के बाद इसको लाइक कर दिया करें। और जो मेरे नए कैंडिडेट से जुड़ रहे हैं इससे, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँ। ठीक, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी उसको। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न हिंदी के लिए, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण स्थान देंगी। पहला प्रश्न है मेरा हिंदी का, किस शब्द में विसर्ग संधि है? पहला ऑप्शन है हिमालय, बी है उल्लास, सी है अहंकार और डी दुष्कर। तो विसर्ग संधि की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा? देखो, हिमालय में क्या है? हिम प्लस आलय। ठीक, हिम प्लस आलय, तो आ प्लस बड़ा आ मिला के क्या होगा? दीर्घ होगा। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, तो इसमें क्या होगा? दीर्घ। तो ये दीर्घ का उदाहरण, पहला ऑप्शन तो दीर्घ का, इसको काट दो। दूसरा है उल्लास, तो उसका उल्लास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस लास होता है। ठीक, उत प्लस लास, तो ये फिलहाल जब आधा ता आए तो ऐसे वाले शब्द में होता है व्यंजन संधि, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है अहम अहंकार, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो अहम प्लस कार होगा। ठीक, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। लेकिन जो दुष्कर होता है, ये इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो दुह प्लस कर होता है। ठीक, तो देखो इसमें विसर्ग लगा है ना संधि विच्छेद करने पे, तो इसका सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन दुष्कर होता। अगला प्रश्न हमारा है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष या निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो बना है निर्निमेष बना हुआ। ठीक, और निष्प्रह इसका मतलब होता है इच्छा रहित, इच्छा रहित। ठीक, मतलब जिसकी इच्छा ना हो। ठीक, इच्छा से अलग। ठीक, और निष्पलक का मतलब होता है फिलहाल निष्पलक का मतलब बिना पलक वाला होता है। और निर्विकार का मतलब होता है विकार रहित। ठीक, विकार रहित मतलब जिसके अंदर गुण दोष ना हो, विकार रहित, ये होगा फिलहाल। अगला प्रश्न हमारा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्य। तो स्पर्श माने तो छूना होगा, ये भी नहीं होगा। दर्शना माने देखना भी होता है, लेकिन असूर्य इसका शब्द नहीं होगा। असूर्य दृष्टा ये भी नहीं होगा। असूर्य पश्य, पश्य माने देखना। ठीक, और बिना सूर्य को देखे हुए, तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल डी ऑप्शन होगा। कनक, धतूरा, और इसमें प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। तो कनक माने क्या होता है? धतूरा होता है। और एक कनक माने क्या होता है? सोना होता है। जो कनक कनकते 100 गुने ना मादकता दिखाए, तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक का धतूरा, जो यमक अलंकार का उदाहरण भी है। अगला मेरा प्रश्न है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्ती है? औषधि का है, सार का है, तत्व या जीवन का है? तो जल प्राण पुत्र ये फिलहाल जीवन के निकार्ती शब्द होते हैं। ठीक, इस तरह सार के अर्थ है तत्व, निष्कर्ष, रस, लाभ, धैर्य, ये भी होता है जीविका निर्वाह आदि। अगला प्रश्न हमारा है, पुलोमा का पर्यायवाची क्या है? पुलोमा, सची, उमा, कंज या पंचसर। तो पुलोमा का जो पर्यायवाची होता है फिलहाल वो सची का है। ठीक, और इंद्राणी, इंद्रा इन्हीं के पर्यायवाची रूप हैं। और उमा के पर्यायवाची की बात करें तो पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलसुता, ये पार्वती। और कंज का पर्यायवाची तो कमल, कुवलय, राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोक, नलिन। और पंचसार को बोलते हैं, तो पंचसर जो होता है फिलहाल कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक, कामदेव, ये कामदेव के जैसे मदन है, मनोभव है, मार है, स्मर है, मनसिज है, कंदर्प है, अनंग है। ठीक, मनोज है, मयन है, कुसुमसर है, पुष्पधन्वा है, मीन केतु है, रतिपति है, केतन है, ये कामदेव के। आविर्भाव का जो विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, बी ऑप्शन प्रकट, सी है तिरोभाव और डी उद्भव।
तो प्रादुर्भाव का जो होता है वो तिरोभाव होता है, ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव यही होगा ना। और प्रकट का होता है अप्रकट या गुप्त, और उद्भव का होता है अवसान, अवसान, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, पांडव शब्द में एक कैसा प्रत्यय है? कृदंत है, तद्धित है, या स्त्री है, प्रत्यय ही नहीं है। तो जो पांडव में है फिलहाल ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द पांडु से अप्रत्यय जुड़ने से बना, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी का है। सिंह है, सियार है, वानर है, या मुर्गा है। तो फारसी शब्द फिलहाल मुर्गा होता है, ठीक। जबकि सिंह, शेर, श्रृंगार, सियार और बानर, बंदर हिंदी के तत्सम तथा तद्भव रूप होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? गुर्बर, गोमय, गह्वर, या गुब्बर। तो गोबर का जो होता है फिलहाल वो गोमय होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4, 6 या 8। तो इसका जो सही जवाब होता है 2 होता है, ठीक। 2 होते कौन कौन से? तो विकारी शब्द अविकारी है। जैसे उदाहरण है लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी के अंतर्गत आते हैं आज, कल, परंतु, हाय, के, ऊपर से, आदि, आगे, ये शब्द आते हैं अविकारी, ठीक। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो हम बात कर रहे हैं विकारी शब्द की वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी है। जैसे आज, कल, परंतु, इनमें कोई मतलब बदलाव नहीं होता है संज्ञा के आधार पर, ठीक। ये अपने रूप में ही रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कारण कारक या कर्ता कारक। तो ताले की जो चाबी है इसमें फिलहाल संप्रदान कारक होता है, ठीक। यहाँ पर संबंध कारक के है परंतु विकल्प न होने के कारण संप्रदान कारक मान लिया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्यकाल है? सामान्य, इसमें भविष्यकाल का वर्णन नहीं है, संभाव्य या हेतुयुक्त मद। तो इसका फिलहाल संभावना जताई जा रही है ना, शायद ना, तो इसलिए इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मिनट, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो फिलहाल उपहार तो नहीं होगा, उपहार अच्छा होता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, मस्तक चौड़ा होता है, रचना की जाती है, ठीक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो नीली साड़ी में फिलहाल होगा इसका सी ऑप्शन गुणवाचक, क्योंकि गुण को प्रकट करता है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 के बाद 14, सॉरी इसमें नंबर गलत हो गया है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्युता, सोना या खुशी। तो भाववाचक में फिलहाल होगा सोना। सोना फिलहाल द्रव्यवाचक होता है, ठीक। आभूषण वाली बात हो रही है इसमें, इसलिए सोना भाववाचक होता है, और वो सोना अलग होता है जो स्लीपिंग वाला होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाला देख लो कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा या मनीषा। तो अशुद्ध वाले में फिलहाल ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक। इसका राइट आंसर यही होगा। रा का विवरण है, वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण या व्यंजन, वर्ष पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन, वर्ष संघर्षी अघोष अल्पप्राण, वर्ष स्पर्श सघोष महाप्राण। तो रा जो होता है फिलहाल वो वर्ष लुंठित सघोष और अल्पप्राण में आता है।
उर्वशी किसकी रचना? सभी को पता होगा रामवृक्ष वेणुपुरी की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर, सिया शरण आगे। उर्वशी जो है रामधारी दिनकर की है, तो सबको पता होगा ना। ये 1972 में इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको। और इनकी रचनाएं अगर हम बता दें तो रश्मि रति है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रसवंती, रेणुका आदि ये इनकी हैं। ठीक, आगे की हैं तो कितनी नाव में कितनी बार आगे की है। 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इनकी रचनाएं बता दे आगे की तो भग्नदूत है, चिंता है, सुनहरे शैवाल है, इत्तलम है, कितनी नावों में कितनी बार है, पूर्वा, सागर मुद्रा आदि ने। और रामवृक्ष वेणुपुरी की रचनाएं हम बता दें तो माटी की मूर्तें हैं, कई बार पूछा गया है प्रश्न, फेमस है। आम्रपाली है, गेहूँ और गुलाब है, ये भी रामवृक्ष वेणुपुरी का प्रसिद्ध है ना। और मील के पत्थर है, पश्तों के देश में। ठीक, और सिया राम शरण गुप्त की बताएं रचनाएं तो मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्वादल है, विषाद है, आर्द्रता है, आर्दा है, आत्मोत्सर्ग है, पाथे है, मृगमयी है, बापू आदि ये सब हैं इनकी सिया राम शरण की। अगला हमारा गद्यांश है, इसको देख लेते हैं एक बार। गद्यांश पढ़ लेते हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह के बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाते हैं, चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग के लिए गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखें। इसमें कौन सी समस्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया है इसी गद्यांश से संबंधित। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खा रही है? अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेकारी की समस्या, महंगाई की। तो फिलहाल इसमें जो दिया हुआ है इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अशिक्षा होगा। ठीक, इसका अशिक्षा बेकारी की समस्या। अगला प्रश्न हमारा है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान, हिंदी ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान या व्यवहारिक? तो फिलहाल नैतिक ज्ञान का नहीं, इसमें व्यवहारिक ज्ञान का समावेश नहीं है। सब रट्टू तोता वाली कहानी चलती थी, जो किताबों में लिखा बस वही पढ़ो। अगला प्रश्न हमारा है, इधर हो गया, एक मिनट रुकिए। ये है मेरा अगला प्रश्न, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली या राजनीतिक प्रणाली? तो बेकारी की जो समस्या का सही आंसर होगा वो शिक्षा प्रणाली दिक्कत करती है। आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर बल देती है। ठीक, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव रहा है, जिससे देश में बेकारी समस्या बढ़ रही है। अगला प्रश्न हमारा है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, सुभाषित, प्रिय पुत्र या आपका स्नेहाकांक्षी? तो इसका फिलहाल जो है शुभाशीष होगा। ठीक, प्रणाम, नमस्ते एवं आशीर्वाद आदि अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, उपेक्षा करना, सेखी बघाड़ना, किसी की बात न सुनना। अपना रंग जमाना का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक, जैसे कोई है अच्छा गाना गा दिया है, अच्छे भाषण दे दिया है, तो क्या है पब्लिक में उसकी छवि बन जाती है, तो उसका मतलब अच्छा रंग जम जाता है ना। अगली लाइन है मेरी, चिरंजीवो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष है या अनुप्रास है? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वो श्लेष अलंकार का उदाहरण, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, वह श्लेष अलंकार होता है।
इस पंक्ति में वृषभानुजा जो है, ये वृषभानुजा जो है श्लिष्ट पद है। इस पद का संधि विच्छेद करने पर दो अर्थ आएंगे। एक प्रथम है वृषभानु प्लस जा अर्थात वृषभान की पुत्री राधा। दूसरा वृषभ प्लस अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। अतः उपयुक्त में श्लेष अलंकार होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा सोरठा प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 10, 11, 12 या 13? तो सोरठा जो प्रथम चरण में फिलहाल 11 मात्राएं होती है, क्योंकि दोहा को उल्टा होता है। दोहा में क्या है, प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे में 11। तो इसका सीधा उल्टा कर दो तो इसमें 11 आ जाएगा ना। अगला प्रश्न हमारा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है। ओह कितना घृणित दृश्य है। छी कितना घृणित दृश्य है। आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा छी, क्योंकि इसमें घिन आ रही ना किसी बात की। तो वाह नहीं होगा, वाह तो शाबाशी वाला होता, ओह मतलब दुख वाला होता, छी गंदा है। तो इसमें छी कितना घृणित दृश्य है ना। गंदी चीज़ को देख के कहते हैं ना लोग, छी माछी पड़ गई इस खाने में, बहाओ उसको। तो उसमें क्या है, घृणा पैदा होती है ना। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है ना। तो आपकी चरित्र अच्छी नहीं होता, आपका चरित्र अच्छा होता है। फिलहाल इसमें यही गलत होगा भाई, अशुद्ध शब्द यही है, बी ऑप्शन। सतसई में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो सत माने 7 होता है ना। अब आपको पता होगा कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो लगा दो सीधा बी ऑप्शन। ठीक, जिसके बिना कार्य न चल सके, समूह के लिए एक शब्द क्या है? अत्यावश्यक, अपरिहार्य, आवश्यक या अपेक्षित? तो इसका जो सही जवाब होगा 29 नंबर का, इसका है अपरिहार्य होता है। ठीक, जिसके बिना कार्य न चल सके वाक्यांश के लिए एक शब्द में अपरिहार्य हो गया। अपेक्षित वाक्यांश जिसकी अपेक्षा आशा की गई हो ना। अगला प्रश्न है हमारा है 31 नंबर, इधर गया 1 मिनट 22। इसमें फिर आगे रीजनिंग क्या है और जीएस के प्रश्नों पे हम नज़र डालते हैं। 1 मिनट, जीएस किधर गया, जीएस ये आ गया। सामान्य जानकारी के प्रश्न है, इस पे हम डिस्कशन कर लें। जैसे हमारा प्रश्न दिया हुआ है 1949 में माओ के नेतृत्व में खालिस्तान, क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, समाजवादी, लोकतंत्रवादी, फांसीवादी या साम्यवादी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो फिलहाल होगा डी ऑप्शन, साम्यवादी सरकार की अवधारणा रखी गई थी। ठीक, तो 1949 में माओ से तुंग नाम सुना होगा के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। माओ द्वारा एक लंबे गुरिल्ला संघर्ष में चांग काई शेक को परास्त किया गया। चीन में क्रांति के पश्चात साम्यवादी पार्टी की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं, 14वीं शताब्दी, 7वीं या 17वीं? तो अलबरूनी फिलहाल आया था 11वीं शताब्दी में। अब इसकी कहानी सुनते हैं। महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत पर इसने आक्रमण किया था, उसी के साथ भारत पर आया था। इसके द्वारा भारत वितरण तहकीक हिंद में प्राप्त होता है। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विवरणों के साथ इसकी प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का बृहद विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय में भी लिखा है। तो ये आया था मोहम्मद गजनबी के साथ से 11वीं शताब्दी में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नामदेव थे, रामानंद थे, जयदेव या विवेकानंद? तो फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा रामानंद थे इसके। ठीक, रामानंद भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा है।
इनका जन्म की बात करें तो 1299 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज में हुआ था। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो बनारस में हुई थी। इनके प्रमुख शिष्य कहें तो कबीरदास रामानंद के ही थे, रैदास भी थे, हरिजन। ठीक, और धन्ना जो था वो जाट था, सेना जो था वो नाई था, पीपा जो है राजपूत था, वह सधना कसाई, और दो स्त्रियां पद्मावती व सुसरी, ये पूछा भी जाता है। ठीक, ये थे। अगला प्रश्न आ रहा है आंदोलन रेड शर्ट का हुआ कौन था? रेड शर्ट का मतलब जानते हो, रेड माने तो लाल होता है और शर्ट माने कुर्ता या कुर्ती। तो आप समझ में आ गया होगा कि लाल कुर्ती आंदोलन। इसके सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद आज़ाद मौलाना, और मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान और अशफाकुल्ला खान। तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो जनक थे, अगवाकार थे, खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के स्वयंसेवक लाल कुर्ती धारण करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न हमारा है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिला, खादुंगला, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख। तो इसका सही जवाब फिलहाल ये लिपुलेख दर्रे से जाते हैं उत्तराखंड में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 17,500 मीटर है। ठीक, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री अपनी यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे को मार्ग के रूप में प्रयोग हैं। अब लिपुलेख दर्रा जो है भारत एवं चीन के मध्य व्यापार के मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगला प्रश्न हमारा है बगलियार बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये ऑप्शन चेनाब, बी है रावी, सी है सतलज या डी सिंधु नदी। तो बगलियार जो बना है फिलहाल ये चेनाब नदी पे बना है। ठीक, अब पाकिस्तान की ओर से बहने वाली नदी चेनाब नदी पर बना है। यह जम्मू कश्मीर और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। वर्ष 2005 में पाकिस्तान ने इस बांध के निर्माण और जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग की थी, जिसे मामूली बदलाव के बाद विश्व बैंक द्वारा जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया। अगला प्रश्न आ रहा है जब मतदान के अधिकार की पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, बी आर वेंकटरमन, सी आर के नारायण या डी शंकर दयाल। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। और अगर पीएम की बात करें तो राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था 1989 में। राजीव जी के समय हुआ था 1989 में। ठीक, ये और उस समय अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आर वेंकटरमन थे। और संविधान संशोधन की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसमें 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? एमएलए ना, कहीं हमारे चाचा एमएलए हैं बेटा उठवा लेंगे तुमको, तो उसी एमएलए की बात हो रही है। तो इसका जो सही जवाब, बल्कि उसको पता नहीं होगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये ऑप्शन पहला ही सही इसमें है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एमएलए को विधायक कहते हैं ना, यह विधानमंडल का सदस्य तथा विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। अगला प्रश्न हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वाणिज्य। अगर पता हो तो फिलहाल सही प्रधानमंत्री होता है, इस समय मोदी जी हैं। ठीक, नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले ये योजना आयोग के नाम से था, अब नीति आयोग हो गया। इसका फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये अलग से बनाई गई है। तो इसका जो भी अध्यक्ष होगा सीधा प्रधानमंत्री ही होता है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं नीति आयोग नाम से नहीं था, वो योजना आयोग थी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती? डे नोवो, प्रदेश या रिट,
राजगामित या अपराधिकारी फेलनी। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल सी ऑप्शन राजगामित तो होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाले बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक या पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल पर्यावरण वाला होगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो ग्रीन बैंकिंग एवं इनको फ्रेंडली फाइनेंशियल बैंक है जो व्यवसायों को वित्त पोषण करते समय पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान रखता है। व्यवसाय से स्थायी सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए हरित बैंकिंग आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा है पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? 1973, 1975, 1976, 1974। तो आशापूर्णा देवी फिलहाल बंगाल की लेखिका हैं। 1976 में इनको ये उपन्यासकार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में इनको दिया गया था। उन्होंने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति, यही नाम था, पर मिला था। अगला प्रश्न हमारा है एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिंडर पेस या केडी जाधव। फिलहाल इसका सही जवाब होगा केडी जाधव थे। ठीक, ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता थे, एथलीट थे। उन्होंने सन 1952 में जो हुए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हेलसिंकी में आयोजित हुई थी, तो कांस्य पदक जीता था। सन 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मन प्रीचर्ड के बाद जाधव भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानी जाती है, रेसर। मिल्खा सिंह भी रेसर है और लिंडर पेस तो वो बैडमिंटन खेलते हैं ना। अगला प्रश्न हमारा है 1 मिनट, ये है तुर्की की राजधानी क्या है पूछे। ठीक, तो तुर्की की राजधानी क्या है? यरूशलेम है, कैनबरा है, वेलिंगटन या अंकारा। तुर्की की राजधानी फिलहाल अंकारा है। यरूशलेम इजराइल के और न्यूजीलैंड के वो वेलिंगटन फिलहाल वहाँ की न्यूजीलैंड की है और कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है ना। अगला प्रश्न हमारा है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा एलेसेंड्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पे वोल्टा पड़ा, वोल्टा ना। तो इनकी बात करते हैं तो 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल्स, RRR या कठपुतली। तो इसका जो सही जवाब है द कश्मीर फाइल्स ने जीता था। 20 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। ठीक, तथा इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड SS राजामौली के RRR है जो बाहुबली के निर्देशक हैं और नाटू नाटू इनका गाना भी प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूट्यूब के नए CEO के रूप में बात करें तो नील मोहन, विशाल दोषी, अनिकेत सुनील तलाटी या पराग अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है नील मोहन बने हैं। फरवरी 2023 में भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया। 16 फरवरी 2023 को सुशांत बोजकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूट्यूब की स्थापना की अगर बात करें तो 24 फरवरी 2005 को हुई थी। इसके संस्थापक जावेद करीम, चाड हर्ले और स्टीव चेन हैं। ठीक, 2005 में बना है यूट्यूब। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है
फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? गिरिराज सिंह, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या पीयूष गोयल? तो आर्द्र भूमि के बचाव के लिए ये काम शुरू किया भूपेंद्र यादव ने। ठीक, जलवायु परिवर्तन मंत्री है ना, तो आर्द्र भूमि जो रामसर साइट है उनके संरक्षण की बात हुई है इसमें। और इसका जो समझौता 1971 में हुआ था ना, ईरान के रामसर शहर में। तो आर्द्र भूमि का संरक्षण है। वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा 16 तमिलनाडु में और यूपी में 10। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम हाशिए में AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया? तेल अवीव, न्यू दिल्ली, अबू धाबी या दुबई? तेल अवीव कहाँ है पता है? तेल अवीव सबसे महंगा शहर था इजराइल का। तो इसका सही जवाब होगा फिलहाल अबू धाबी में। ठीक, यहीं पे हुआ था। I2U2 पूछा जाता है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये सब होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे कुछ यूपी स्पेशल की प्रश्न की सीरीज है, उनको देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। ठीक, प्रश्न है हमारा, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचे विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण। ठीक, जनगणना वाला नहीं है इसमें से, ये है जनगणना। आगे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जी, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8, 77.7, 78.8 या 83.3? तो इसका सही जवाब फिलहाल 77.7 है। ठीक, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृत तेजी से शहरीकरण? तो इसका जो सही जवाब है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण होगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार या महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये कौशल विकास वाला होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 2010, 2012, 2008 या 2006? तो राजस्व कोड को शुरुआत जो हुई थी 2006 में हुई थी। ठीक, जिसे 16 अध्याय 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ है? आगरा में है, गोरखपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो बायोटेक जो पार्क है फिलहाल ये लखनऊ में बनाया गया है। ठीक, वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है और सब्जी अनुसंधान भी है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुविवाह के लिए जानी जाती है? जौनसारी, भूक्सा, राजी या कोरवा? तो जौनसारी जो जाति है बहुविवाह के लिए प्रचलित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह अवस्था की आचरित करती है। इसके अलावा भूक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारा है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ की थी, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद? फिलहाल महादेवी वर्मा जो थी ये फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, जिसका वर्तमान नाम बदला गया है। यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा वो होता है, आलू की खेती होती फर्रुखाबाद में। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 26 मार्च 1907 में हुआ था। ठीक, 26 मार्च 1907। ये आधुनिक मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। और निहार, निर्जा रश्मि, मेरा परिवार, दीपशिखा और अतीत के चलचित्र, क्षणदा, शांत गीत ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गिल्लू भी है इनकी रचना।
अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता कहाँ है? फतेहपुर सीकरी है, कलियार में है, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर में? तो हाजी वारिस अली शाह की जो दरगाह है वो फिलहाल देवा शरीफ में है। ठीक, यहीं पे मेला लगता है। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वाजिद अली शाह की दरगाह, उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न हमारा है इधर, ये लखनऊ उत्सव से है ना। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, इसका आरंभ कब हुआ? 1985-86, 1975-76, 1989 या 90, 1979 या 80? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये होगा 1975 से 76। इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात हो रही है, तब से शुरू हुआ था। ठीक, यह जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856, 1855, 1854 या 1853? फिलहाल ये डलहौजी के समय हुआ था। ये राज्य हड़प नीति तभी लागू हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 1856 में हुआ था। ठीक, नवाब वाजिद अली शाह तब यहाँ के नवाब थे। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में डाल दिए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, ताज एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर? फिलहाल ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ठीक, ताज एक्सप्रेस की अगर लंबाई की बात करें तो 165.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, और ये 6 लाइन वाला है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेस वे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? 1982, 1983, 1986, 1987? तो इसका जो सही जवाब होगा 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित है कहाँ? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर या गोरखपुर में? तो फिलहाल ये तो है वाराणसी में, भी मैंने बताया था ना ऊपर, तो ये यहीं पे। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 22 सितंबर 2017 को हुई थी इसकी स्थापना। 22 सितंबर 2017 को। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी, रायबरेली? तो लुगदी के लिए फिलहाल है बिजनौर। ठीक, सहारनपुर जनपद कागजी लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन के लिए उद्योग। रायबरेली में लकड़ी का कार्य होता है अधिकतर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल कोच फैक्ट्री भी बनी है पहिए के लिए ना। झांसी गुड़ों व नर्म मुलायम खिलौनों के लिए है, ट्रांसफार्मर के लिए भी झांसी है ना। अब इसमें देखो मिलान करना है आपको। सीमेंट सहारनपुर, कागज बरेली, इलेक्ट्रॉनिक चुर्क और फर्नीचर नोएडा। तो सीमेंट का तो फिलहाल चुर्क में होता है और कागज़ जो है सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। तो इसमें क्या होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3, 1 मिनट, सीमेंट नहीं, सीमेंट का तो ये है, 1 मिनट, सीमेंट तो है चुर्क में, कागज़ है सहारनपुर और इलेक्ट्रॉनिक है नोएडा और फर्नीचर है बरेली में। तो 3 पहले का तीसरा 3 1 4 2, 3 1 4 2 होगा, 3 1 4 2 पहले ऑप्शन में ही है ये, इसका ये ऑप्शन ना। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, पूछा ना। सीमेंट नहीं, चीनी नहीं, कपड़ा नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं। फिलहाल सीमेंट चुर्क में होता है, चीनी भी होती है, कपड़ा में, चीनी में पहला है, कपड़ा भी, लेकिन ऑटोमोबाइल का काम तो फिलहाल यहाँ पे नहीं होता भाई। ठीक, ऑटोमोबाइल वाला काम अपने यहाँ पे नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है?
कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अयोध्या में। तो ये फिलहाल कुशीनगर में, जो बिहार से सटा हुआ जिला हुआ है, ठीक। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। पहले निदेशक की बात करें तो यचेन सिंह बनाए गए थे इसके पहले निदेशक। और उधर कुशीनगर की तरफ गन्ना खेती भी बहुत भयंकर तरीके से होती है। आलू के उधर गंडक नदी बहती है ना, इस वजह से। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य या बुंदेलखंड? तो सोयाबीन की जो खेती है फिलहाल सोया प्रदेश उधर मध्य प्रदेश है, उधर के एरिया जो लगते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो यहीं पे होगा। जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब वर्तमान की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र सोयाबीन में पहला स्थान पर हो गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होंगे। और क्लास आपको लोगों को पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बने रहें। जो हमारे नए कैंडिडेट्स में जुड़ रहे हो क्लास को, वो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते रहें। अगला मेरा स्टेप होगा कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर का, फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अगले परीक्षाओं के लिए तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। ओके, बाय।